सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में जितने भी आपको मैथ सेक्शन में फॉर्मूला मिल जाएगा उन सभी का वन शॉट वीडियो। बट हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को 2 पार्ट्स में लाने का, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और एक ही टाइम में रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि पहले 6 या 7 चैप्टर को एक वीडियो में कंपाइल कर दें, उसके बाद से बाकी रिमेनिंग के जो पोर्शन है उसको अदर वीडियो में कंपाइल किया जाएगा, ताकि आप अपना एग्ज़ाम में बेहतर रिविज़न कर सकें, जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला ये चैप्टर है वास्तविक संख्या, यानी कि पार्ट नंबर 1 जो है वो वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। कौन कौन से पॉइंट्स बनते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स आपके थ्योरी से रिलेटेड है, वो सभी इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तो सबसे पहला ही जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या होता क्या है। कह रहा है कि देखो, सभी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखो, परिमेय संख्या क्या होता है इसको आगे जानेंगे। कह रहा है कि 2 संख्याएं होती हैं, एक परिमेय होता है, एक अपरिमेय होता है। अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा तो जो कलेक्शन मिलेगा, जो समूह मिलेगा, उसको ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। ऐसे समझो, रियल नंबर क्या होता है। जैसे आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा ना, 0, 1, 2, इस रेखा पर जिन भी संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उन सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब बेटर समझ में आया। चलो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नंबर लाइन पे √3 को भी दिखा सकते हैं। √3 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1.732। ठीक है, इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। 2/5 यानी कि 2/5 भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.4 आएगा। फिर करड़ी में 15, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी वास्तविक संख्या कहते हैं, क्योंकि ये जो है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित रूप है। परिमेय और अपरिमेय क्या होता है ये आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब देखो, कह रहा है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि रियल नंबर होता है, उसको लेटर R से रिप्रेजेंट करते हैं, R फॉर रियल नंबर। ठीक है, अब चलो, कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं परिमेय संख्या के रूप में और अपरिमेय संख्या के रूप में होती हैं। वापस से परिमेय संख्याओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। फिर पूर्णांकों को 2 भागों में बांटा गया है, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक और पूर्णांक जोड़ लीजिए आप लोग, शून्य पूर्णांक या फिर 0 पूर्णांक। क्लियर है। चलो इन सब के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं परिमेय संख्या क्या आता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनल नंबर। देखो, जो भी संख्या, गणित की जो भी संख्या P/Q यानी कि अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसको ही कहते हैं परिमेय संख्या। अब दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे 1 है, 1 को 1/1 लिख सकते हो, 100 को 100/1 लिख सकते हो। तो कोई भी संख्या का बटा 1 होता है, यानी वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जो हम वेल नोन जानते हैं, जिसको काउंटिंग नंबर में इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे 2/3 हो गया, अंश और हर हो गया ना, इसको भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो हर होना चाहिए ना, जैसे यहाँ Q हर के रूप में है, इस Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 0 होगा ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते ये कौन सी संख्या है, इसीलिए उसको अपरिभाषित कहते हैं। तो परिमेय संख्या की कंडीशन है कि P/Q के रूप में दिखा सकते हैं, बट Q का मान कभी भी 0 नहीं होने चाहिए। इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या को रैशनल नंबर से, इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, बट रिप्रेजेंट इसको Q से करते हैं। ठीक है, जैसे 3/4 हो गया, 2/3 हो गया, -1/7 ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, इन सभी को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। अब आता है अपरिमेय संख्या। देखो, इसकी परिभाषा 2 तरीके से दे सकते हैं। पहला ये कह सकते हैं कि जो भी संख्या परिमेय होती है जो संख्याएं परिमेय नहीं होती उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसको P/Q के रूप में न दिखा सके, उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे पाई हो गया। पाई का मान आप कहोगे सर 22/7 होता है। नहीं, एग्जैक्टली नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है, लगभग बराबर होता है 22/7 के। करड़ी में 3, करड़ी में 2। देखो, एक पहले संख्या आप जान लीजिए, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। इनको देखो, 2 सिर्फ 1 और 2 के अलावा किसी और से नहीं कटेगा, 3 1 और 3 के अलावा किसी से नहीं कटेगा, 5 1 और 5 के अलावा किसी से नहीं कटेगा। अगर इसको करड़ी के अंदर रख दिया जाए ना, करड़ी के अंदर रख दिया जाए तो ये बन जाता है अपरिमेय संख्या। यानी अभाज्य संख्याओं को अगर करड़ी के अंदर रखते हैं तो क्या बन जाता है, अपरिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे परिमेय संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, इसको जान लेते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है,
नेचुरल, नाम में ही छुपा है नेचुरल, यानी कि जो नेचर से खुद मिल जाए। अब समझो ये संख्या है, संख्या का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए, गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, और वस्तुओं को गिनने के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे करते हैं, तो इन सभी संख्याओं के समूह को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी कि जो भी गिनती की संख्याएं होती है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उदाहरण में हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी आगे ऐसे कंटिन्यू है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। आगे बढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण यानी कि नाम में ही छुपा, पूर्ण पूरा हो गया। तो देखो अब चूंकि 0 हमने प्राकृतिक संख्या में नहीं रखा था, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो एक नया समूह मिलता है, उस समूह को ही कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। ठीक है, नाम में ही छुपा है, पूर्ण है। तो 0 तथा प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी अब गिनती की शुरुआत 1 से ना होकर 0 से होगी, तो ये जो नया समूह मिलेगा इसको ही क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। बढ़ते हैं आगे। आगे है पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक, पूर्ण अंक, यानी कि जो भी हम संख्या इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो धनात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे शून्य के साथ हो, अगर सभी का समूह ले लेंगे तो उसको ही क्या कहेंगे? पूर्णांक। तो अभी आपने देखा पूर्ण संख्या, और अभी देखना आपने प्राकृतिक संख्या। तो देखो प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप क्या होगा? ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। ठीक है, इसको पूर्ण संख्या के साथ यानी 0 1 2 आपने ऐसे देखा था ना, इन सभी का कलेक्शन ले लिया जाए तो जो नया समूह मिलेगा उसको कहते हैं पूर्णांक। यानी पूर्णांक में ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 1 2 3 ये सभी आ जाएंगे। इन सभी संख्याओं का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब ये पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूर्णांक भी क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहले को कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 2 3 4 5, इसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। दूसरा होता है शून्य पूर्णांक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शून्य आता है, इसका नाम ही से है शून्य, यानी कि 0 इंटीजर्स, सिर्फ और सिर्फ शून्य आ जाएगा। तीसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर। और हमने कहा था प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक रूप ही क्या हो जाता है? ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है। तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रमेयिका क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेमा। ठीक है, देखो लेमा पहले से कोई कथन होता है, जैसे मान लो हमने कोई शब्द कह दिया, ठीक है, और इसको पहले से प्रूफ किया हुआ है, तो लेमा एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसका प्रयोग हम अन्य कथन को सिद्ध करने में करते हैं। जैसे हमने कोई बात बोल दिया और इसको हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और बात को प्रूफ करने के लिए, तो जो ये बात हमने बोला है ना उसको ही कहते हैं प्रमेयिका। ठीक है, दूसरा होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी कि यूक्लिड एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक विभाजन दिया था जिसको हम प्रमेयिका के तौर पे जानते हैं, यानी इसका इस्तेमाल किसी और चीज़ को प्रूफ करने में करेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। कह रहा है कि मान लो एक ए संख्या है और बी एक संख्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि +1 +2 +3 वाला है, तो ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, और ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान हैं कि A का मान BQ + R के रूप में लिखा जा सकता है। इसी रूप को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यानी कि कहने का ये मतलब है, हमारे पास मान लो A और B दो संख्याएं हैं, तो कह रहा है इसकी अगर A और B दो संख्याएं हैं तो हमारे पास Q और R दो और भी ऐसी संख्याएं होंगी जिसको हम A = B × Q + R के रूप में दिखा सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो हमने R लिया है ना, ये हमेशा B से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। अगर ये रूप फॉलो होता है इसको ये कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आगे बताऊंगा ये रूप है क्या। ठीक है, अगला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब ध्यान देना, अभी हमने क्या देखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है उसको किस रूप में दिखाया जा सकता है। कह रहा है कि जो ये विभाजन का नियम है ना वो मेन विभाजन पर आधारित है, यानी कि ये जो विभाजन प्रमेयिका है, विभाजन यानी भाग के नियम पर आधारित है। और भाग क्या कहता है? भाग कहता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखो यहाँ हमने वही तो लिखा है A = BQ + R के रूप में, तो A है भाज्य, B है भाजक, Q है भागफल और R है शेषफल। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? विभाजन के नियम को प्रूफ करने के लिए करते हैं। चलो आगे देखते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। देखो जैसे अभी हमने प्रमेयिका देखा कि ये पहले से ही वेल नोन स्टेटमेंट था, मतलब पहले से ही ज्ञात एक कथन था जिसका इस्तेमाल दूसरे कथन को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए करते हैं।
लेकिन जो एल्गोरिदम होता है ना, ये सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने के लिए विधि प्रदान करता है। यानी कि इसका इस्तेमाल खुद हम करते हैं ताकि हम किसी भी कथन को या फिर किसी भी प्रमेय को हम सिद्ध कर सके। इसको ही कहते हैं एल्गोरिदम। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी एल्गोरिदम के आधार पे हमको पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। देखो अभी जो हमने पढ़ा है ना यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी के आधार पे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। इसमें ये कह रहा है कि अगर दो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक है तो उनका जो मौसा होगा ना, यानी HCF, उसको ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें हमको चाहिए क्या होगा कि A और B दो संख्याएं होंगी जिसका मौसा एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी D, जो कि A और B को क्या करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसको एग्जाम्पल है 455 और 42 का मौसा ज्ञात करना। तो इसका यूज़ करके हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये करना है कि इन दोनों का मौसा निकालना है। तो आपने पहले भाग विधि वाला पढ़ा होगा ना, सेम उसी प्रोसेस को यहाँ इस्तेमाल करना है, बट यहाँ पे दो एडिशनल नंबर Q और R भी आएगा, जिसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास 455 था, इसको हमने A मान लिया, और जो 42 था इसको हमने B मान लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि 42 में कितने का गुणा करे कि या तो 455 के पास आए या तो उसके बराबर हो जाए। तो जाहिर सी बात है 10 से अगर गुणा करते हैं तो इसमें आ जाएगा 420, और अभी भी 35 की कमी हो जाएगी, तो प्लस 35 में इसमें ऐड करेंगे तो वापस से हमको क्या मिल जाएगा, 455 मिल जाएगा। यानी 455 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इसको देखो कैसे लिखा गया है, A = BQ प्लस में R के फॉर्मेट में लिखा गया है, ठीक है। अब अगला स्टेप फॉलो करना है। अब यहाँ पे जो B था उसको वापस से A बना लेना है, और जो R बचा था उसको B बना लेना है। तो यहाँ 42 को हम 35 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 35 से करने 35 और बच गया 7, यहाँ होना चाहिए 7, ठीक है, यहाँ 7 होगा। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, 7 कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि मैं इसको पहले चेंज कर लेता हूँ, यहाँ मैं 7 कर लेता हूँ। अब हमको 35 को क्या करना है, 7 के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो यहाँ मैं 7 कर लेता हूँ। तो आपको पता है कि अगर 5 बार हम गुणा करेंगे तभी होगा, तो यहाँ 5 अगर करेंगे तो 7 बचे 35। अब लास्ट टाइम किसका हमने गुणा किया था, तो 7 बार गुणा किया है, इसलिए इसका मौसा जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। यानी कि 455 और 42 का मौसा क्या हो जाएगा, 7। और आपने देखा कि A = BQ प्लस R के फॉर्मेट में हमने इसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड, जिसको हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या होता क्या है। देखो ऐसी संख्या जो खुद से और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, यानी कि अगर भाग उसका नहीं जाता है, ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये ऐसी संख्याएं हैं जो खुद के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक से कटती हैं, उसके अलावा किसी अदर नंबर से या संख्या से नहीं कटती हैं। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कह रहा है कि जो हमको संख्या बतानी है उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे कि मान लो हमारे पास 10 है, 10 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड क्या था, 2, 3, 5, 7, 9 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, ठीक है। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणे 5 कर सकते हैं। और देखो 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, तो 2 गुणे 5 के रूप में दिखाया, और इसको हमने क्या किया, गुणा के रूप में खंडित कर दिया। इसी को कहते हैं गुणनखंड, और अभाज्य के रूप में है, इसीलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड समझ में आया, किसी भी संख्या को उसके गुणन के रूप में तो तोड़ना है, लेकिन जो संख्याएं हम तोड़ेंगे वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, उसको ही कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे 20 का अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो 20 को क्या कर सकते हैं, 4 गुणे 5 कर सकते हैं, लेकिन 4 को भी क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 दूना 4, 4 पचे 20, यानी 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन आपको ये पता है कि सेम नंबर का जब 2 बार गुणा करते हैं तो उसको क्या करते हैं, घात के रूप में दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 1, ठीक है। यानी कि 20 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 1 के रूप में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 100 है, तो 100 को देखो 10 गुणे पहले 10 लिख सकते हैं, लेकिन 10 को भी क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 5, और बाद वाले 10 को भी 2 गुणे 5, यानी 2 बार 2 है और 2 बार 5 है, तो 2 बार 2 और 2 बार 5, और ये सब क्या है, अभाज्य हैं और गुणन के रूप में लिखा गया, इसलिए इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। और 2 का गुणा 2 बार है, इसलिए 2 पे घात 2 कर दिया, 5 का भी 2 बार है,
5 पे घात 2 कर दिया, यानी कि 100 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 पे घात 2 गुणे 5 पे घात 2 के रूप में दिखाएंगे। नेक्स्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और यहाँ होगा लौसा, ठीक है, मौसा और लौसा, यानी कि हमें मौसा भी निकालना सीखना है और लौसा भी निकालना सीखना है, दोनों निकालना सीखना है। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी जो अभी हमने तरीका समझा उसी की सहायता से हम इसको करेंगे। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि 6 और 20 का मौसा भी बता दो और लौसा भी बता दो, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, तो पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3, देखो 2 और 3 दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे ही 20 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखोगे, तो अभी इसके पहले हमने बताया था कि 2 पे घात 2 करेंगे और 5 पे घात 1 कर देंगे, ठीक है। जैसे 2 पे घात 2 यानी 4 और 4 पचे 20, तो 20 को हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब निकालना है मौसा और लौसा। अब ध्यान देने वाली यही बात है, देखो जब भी हम मौसा निकालते हैं तो मौसा में क्या करते हैं कि ये जो अभाज्य गुणनखंड है ना, उसमें कॉमन ढूंढते हैं। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन हमको सबसे कम वाली घात देखनी है जब हम मौसा निकालेंगे। तो यहाँ 2 पे घात देख रहे हो, एक ही घात है, यहाँ पे 2 पे घात 2 घात है, यानी 2 पे घात 1 वाले को चूज करना है, यानी 2 पे घात 1 मौसा में आ जाएगा, ठीक है। और कोई कॉमन संख्या है क्या? नहीं, ये कॉमन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर मौसा में हो जाएगा 2 पे घात 1 यानी कि 2, यानी कि 6 और 20 का जो मौसा होगा वो कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। अब बात आती है लौसा निकालने का। तो लौसा निकालने में भी सेम तरीका फॉलो करना है, बट अभी मौसा में हमने न्यूनतम घात देखा यानी कम घात देखा था, अब अधिकतम घात देखेंगे। तो ये यहाँ देखो 2 और 2 यहाँ भी है, लेकिन 2 की अधिकतम घात क्या है? 2 पे घात 2। तो हम क्या करेंगे? लौसा में 2 पे घात 2 को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन मौसा वाले केस में हमने सिर्फ उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन को ढूंढा था। लौसा वाले केस में देखेंगे अधिकतम घात तो देखा ही, कॉमन का अधिकतम घात देखा, लेकिन जो बची हुई संख्या है उसको भी क्या करेंगे? एज इट इज उठा के रख देंगे। यानी कि जब लौसा निकालेंगे तो 3 को भी रखना है और 5 को भी रखना है। तो 2 पे घात 2 तो हमने पहले ही सेलेक्ट किया था, 3 को भी रख दिया, 5 को रख दिया। अब जो आया उसको आपस में गुणा कर दो। तो देखो 2 पे घात 2 4, 4 में 5 का गुणा करेंगे 4 पचे 20, 20 में 3 का गुणा करेंगे तो 20 तियां 60, ठीक है। तो ये हो गया लौसा। यानी कि जो लौसा है उसमें क्या करना है कि अधिक से अधिक घात लेनी है और बची हुई संख्या का भी आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है। लेकिन वही मौसा के केस में सिर्फ उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ही देखना है, लेकिन न्यूनतम घात लेना है, ठीक है। उभयनिष्ठ का कम घात लिखना है। क्लियर है? चलो ये हो गया मौसा और लौसा निकालने का तरीका। बाकी तो इसका पूरा वीडियो सीरीज आएगा, हर एक चैप्टर का अलग अलग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आते हैं या फिर आए हैं या फिर आएंगे, ऐसे क्वेश्चन का एक वीडियो सीरीज अलग से बनाया जाएगा। अगला टॉपिक है, कह रहा है कि संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF यानी कि मौसा और LCM यानी कि लौसा ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमको 6, 12 और 72 और 120 का क्या निकालना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड देखो, जैसे 3 दूना 6, 6 का हो गया। 72 को देखोगे तो 8 9 72, लेकिन 8 को भी क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं, यानी 2 बार 3 है तो देखो 2 बार 3 लगा दिया। फिर 9 को 3 गुणे 3 कर सकते हैं, यानी 2 बार 3 है इसलिए 2 बार 3 लगा दिया। अब 2 का गुणा 3 बार किया गया इसलिए 2 पे घात 3, 3 का गुणा 2 बार किया गया इसलिए 3 पे घात 2। ये चीज़ समझ में आया कैसे निकाल रहे हो? या फिर वो आपने पुराना तरीका सीखा था ना गुणनखंड करने का, वही कक्षा 6 वाला तरीका, उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब देखो, अब कह रहा है कि 120 का भी अभाज्य गुणनखंड लिखो। तो 120 को लिख सकते हैं 4 गुणे 30, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और 30 को लिख सकते हैं 2 गुणे 15। फिर 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, यानी 2 का गुणा 3 बार है और एक बार 3 है, एक बार 5 है। तो देखो 2 का गुणा 3 बार, एक बार 3, एक बार 5, 2 पे घात 3 हो जाएगा तो 2 पे घात 3 कर दिया, 3 पे घात 1, 5 पे घात 1, तो 3 पे घात 1, 5 पे घात 1, यानी कि 120 का भी क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड। अब इसका हमको मौसा निकालना है। तो हमने कहा था कि मौसा में सबसे पहले ढूंढो कौन सा कॉमन है। तो देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन मौसा के केस में हमने कहा था न्यूनतम घात। और देखो यहाँ पे 2 पे घात 3 है, यहाँ भी 3 है, बट यहाँ पे 2 पे घात 1 है, यानी मौसा वाले में हम क्या करेंगे? 2 पे घात 1 चुन लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कॉमन, तो कॉमन यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब इन दोनों में देखोगे सबसे कम घात 3 पे घात 1 है, तो गुणे में 3 पे घात 1 करेंगे। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो हमारा इसका मौसा कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 6, ठीक है। लौसा वाले देख लेते हैं। लौसा वाले में हमने कहा था पहले कॉमन तो ढूंढेंगे, लेकिन अधिकतम घात वाला कॉमन। तो देखो यहाँ 2 में देखोगे तो 2 की अधिकतम घात कितनी मिली है? 2 की अधिकतम घात 3 मिल रही है, तो हमने लिख दिया 2 पे घात 3। अब हमने कहा था कि अब जो कॉमन नहीं है उसको भी उठा के रख देंगे। तो यहाँ देखो
3 वाले में भी कॉमन ढूंढोगे तो 3 कॉमन है, लेकिन अधिकतम घात 3 पे घात 2 है, तो हमने 3 पे घात 2 रख दिया। लेकिन यहाँ एक ऐसी संख्या 5 है जो कॉमन नहीं है, तो 5 को भी उठा के रखना है। हमने कहा था कि जब लॉसा निकालेंगे तो जो कॉमन होगा उसके अधिकतम घात, लेकिन जो कॉमन नहीं होगा उसको भी एज इट इज उठा के उसका गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो अब इतनी संख्या मिल गई, अब बस गुणा कर लो। इसको कहते हैं 8, इसको कहते हैं 9 और इसको कहते हैं 5। तो 8 9 72, 72 में 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360, यानी लॉसा हो गया 360। चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। इसी चैप्टर में हमको अगर लॉसा और मौसा ज्ञात है और पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है लॉसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखो यहाँ एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, एक शब्द ये, एक शब्द ये, इससे 3 अलग फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। कभी कभी कहता है पहली संख्या बराबर पूछ देता है तो दूसरी संख्या को इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा। ठीक है, दूसरी संख्या, तो लॉसा गुणे मौसा बटे दूसरी संख्या हो जाती है। तो सब रटने की जरूरत नहीं, एक याद कर लो, या तो याद करो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसा गुणे मौसा, या फिर ऐसे याद कर लो लॉसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बस ये याद कर लोगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको सॉल्व हो जाएगा। अब कह रहा है कि जैसे हमारे पास संख्या है 306 और 665, कह रहा है कि इसका मौसा अगर 9 है तो लॉसा ज्ञात करो। तो हमको पहली संख्या दूसरी संख्या तो दिया है, साथ साथ मौसा दिया है, लॉसा ज्ञात करना है। तो लॉसा निकालने के लिए मौसा को इधर भेज देंगे तो मौसा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा मौसा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौसा बराबर हो जाएगा लॉसा। तो हमने लॉसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मौसा लिख दिया। अब बस इसको हल करना है। जब इसको हल करोगे तो 9 से ये कट जाएगा 73 बार में, और 73 में 306 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 22,338। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? नहीं आएगा तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लेना, जरूर समझ में आएगा। चलो बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हमको इसमें समझना पड़ेगा चर क्या होता है। ठीक है, फिर अचर। चर यानी कि वेरिएबल्स, और अचर यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, नाम में ही छुपा है। अचर यानी कि जो बदले ना, तो ऐसी संख्या जो नहीं बदलती है उसको अचर कहते हैं। जैसे 2 का मान कभी नहीं बदलता है, 3 5, करड़ी में 2, करड़ी में 5, ये सभी जो हैं वो अचर हैं। लेकिन चर का मतलब है जिसका मान बदले। जैसे x का मान कभी 2 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है। तो x y z से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, चर को। ठीक है, अब कहता है कि अगर हम अचर और चर दोनों को एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं ना, तो उससे जो हमको नया चीज मिलता है उसको क्या कहते हैं, बहुपद या फिर पद कह सकते हैं। ठीक है, बहुपद या फिर पद कह सकते हैं। तो बहुपद है क्या, चर यक्स में एक ऐसी बीजी व्यंजक है जिसमें यक्स के एक धनात्मक घात को लेते हैं, उसको ही बहुपद कहते हैं। यानी कि अगर जैसे मान लो हमने एक अचर लिया और उसको x के घात 1 रख दिया, तो इसको भी एक बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो 2 और x तो है ना, लेकिन घात ध्यान देना है, हमेशा घात कौन सा लेना है, धनात्मक लेना है। यानी कि अगर ऋणात्मक अगर आप घात लेते हो तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, अगर देखो जैसे मान लो अगर ये ले दिया 2x पे घात -2, तो ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। या फिर अगर ऐसे कह देता है 2 धन 3 बटे में x पे घात 2, अगर बटे में भी आता है तो इसको ऊपर ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे x पे घात ऋण 2, ये अंत में तो ऋण ही में है ना, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे। यानी बहुपद की कंडीशन है कि जो भी हम चर राशि लेते हैं उसका जो घात होता है वो कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तभी उसको बहुपद कहते हैं। बहुपद को रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका है। देखो पद तो कहते हैं, पद हमने जैसे 2x कह लिया, 5x कह लिया, इवन 3/2x को भी हम बहुपद पद कहेंगे। ठीक है, अभी पद कहा है। लेकिन अगर मान लो इन सबको हम ऐड करके लिख दें तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, तो बहुत सारे पद हो गए ना, इसीलिए उसका नाम पड़ गया है बहुपद। ठीक है, बहुत सारे पद हैं इसीलिए बहुपद। अब इसी को कह रहा है कि दूसरे रूप में भी दिखा सकते हैं। जैसे एक होता है ना कि व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, तो व्यापक रूप के रूप में अगर लिखना चाहोगे तो a0 प्लस में a1x, अब इस a1 की वैल्यू 2 भी हो सकती है तो ये 2x हो जाएगा, प्लस में a2x² प्लस में डॉट 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 an x पे पावर n के रूप में किसी भी बीजी व्यंजक को अगर हमको दिखाना है तो उसको बहुपद के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो x पे घात अधिकतम है ना, ये x पे घात n है, ये उसकी अधिकतम घात होती है। इसका जो ये आगे इसका अचर पद रखा गया है, इस अचर पद को हम गुणांक भी कहते हैं। अचर पद को क्या कहते हैं, गुणांक, क्योंकि गुणा के रूप में ये अंक है ना, इसलिए इसको गुणांक कहते हैं। इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया ना तो ये अधिकतम घात वाला बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जहाँ n क्या है, n एक पूर्णांक है,
ठीक, अब चलते हैं आगे। कह रहा है कि n घात वाला बहुपद कहलाएगा। अगर मान लो ये 0 हो गया तो ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, तो इसके पहले वाला बहुपद होगा, उसकी अधिकतम घात होगी। लेकिन अगर ये 0 नहीं होगा तो अधिकतम घात तो n ही है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, n घात वाला एक बहुपद कहते हैं। ठीक है, चलो। और a1 a2 a3 और an क्या है, ये जो है बहुपद के गुणांक कहते हैं। क्योंकि ये गुणा के रूप में अंक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। समझ में आया है? चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है बहुपद की घात, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। देखो लिखा है बहुपद की घात। जैसे मान लो हमारे पास ये एक बहुपद है, इस बहुपद में आपको कुछ नहीं करना है, अधिकतम घात वाला चर खोजना है। तो अधिकतम घात वाला चर कौन सा है, x पे घात 3। बस ये जो घात है ना, इस अधिकतम घात को ही हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे यहाँ अधिकतम घात कितना है, 3 है, इसीलिए बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है x² - 7x प्लस में 5 है, इसकी चर की अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए इसका जो घात होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी इसकी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यानी कि बहुपद की घात वो संख्या होती है जो किसी भी बहुपद में चर का अधिकतम घात होता है, उसी अधिकतम घात को ही क्या कह देते हैं, बहुपद की घात कह देते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। बहुपद का मानक रूप यानी कि अगर किसी भी आप बहुपद को दिखा रहे हो तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होना चाहिए, उस तरीकों को ही कहते हैं बहुपद का मानक रूप। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास ये एक बहुपद है, कह रहा है कि इसको मानक रूप में लिखो। तो मानक रूप में लिखने का तरीका है, या तो अधिकतम घात को पहले लिखो, उससे एक कम घात को उसके बाद लिखो, उससे एक कम घात को उसके बाद लिखो। यानी कि ये घातों का कौन सा क्रम है, अवरोही क्रम है। या फिर सबसे छोटे घात को पहले लिख दो, फिर उसके बाद उससे बड़ा घात, फिर सबसे बड़ा घात, ये घातों का आरोही क्रम है। यानी कि अगर किसी बहुपद को उसके घातों के अवरोही क्रम या आरोही क्रम में अगर व्यवस्थित करते हैं तो उस रूप को ही कहते हैं बहुपद का मानक रूप। जैसे यहाँ था अधिकतम घात 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो हमने 3 वाले को पहले रखा, फिर 2 वाले को रखा, फिर 1 वाले को रखा। यही है इस दिए गए घात का मानक रूप। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ अधिकतम घात 4 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे कोई घात नहीं है, तो पहले 4 वाले को रखा, फिर 1 वाले को रखा, फिर किसी भी घात वाले को नहीं रखा। ठीक है, तो ये हो गया मानक रूप। चलो अब आगे देख लेते हैं बहुपदों का वर्गीकरण। देखो ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी इसलिए होगा क्योंकि अगर पूरे चैप्टर का एक वीडियो बनाया जाएगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप भी पढ़ने में बोरियत फील करोगे। इसलिए इस वीडियो को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसको कवर करूँ। तो इसीलिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो हल्का सा रिवाइंड करके दोबारा से देख लेना, ज़रूर डेफिनेटली समझ में आएगा। बहुपदों का वर्गीकरण यानी कि अगर जो बहुपद हैं उसको हम अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, तो इनका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, कौन से बहुपद को कौन सा नाम देंगे, इसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। कह रहा है पदों के अनुसार, जैसे हमने बताया ना कि बहुपद का एक पद होता है, जैसे 2x एक बहुपद का पद है, तो पद के आधार पे हमने बहुपदों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, जैसे एक पद बहुपद, इसके नाम में ही छुपा है ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद होता है उसको एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। जैसे 2x पे पावर 3, देखो अकेला है ना, तो अकेला अचर भी हो गया, चर भी हो गया, इसको कहते हैं एक पदी बहुपद। फिर यहाँ 3x² हो गया, ये इसमें भी एक पद है, इसीलिए इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 7x, इसमें भी एक पद है, इसलिए इसको एक पदी बहुपद कहते हैं। 4, अब देखो 4 को कहोगे सर इसको बहुपद कैसे कहेंगे, तो क्या 4 को x पे घात 0 नहीं रख सकते हैं? हमें बस धनात्मक लेना था ना, ऋणात्मक के बारे में तो कहा नहीं है। तो इसको भी एक बहुपद कहेंगे और ये एक पदी बहुपद होगा। क्लियर है? इस बहुपद का एक विशेष नाम है, इसको अचर बहुपद भी कहते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर द्विपदी, जिसमें नाम में ही छुपा है द्विपद, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 पद होते हैं। अब वो 2 पद या तो धन से जुड़े होंगे या तो ऋण से जुड़े होंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमने ले लिया 8x पे पावर 3 और प्लस में 3x, तो यहाँ देखो ये एक पद है, ये एक पद, और ये प्लस से अलग है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, इसमें 2 पद हो गए, इसीलिए इसको द्विपद बहुपद कहेंगे। अब देखो जैसे यहाँ पे 7x हो गया, -5 हो गया, अब 5 को x पे पावर 0 तो लिख सकते हैं ना, यानी ये भी एक क्या है, एक पद है। तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एक बहुपद बना रहे हैं, और इसमें 2 पद हैं, इसीलिए इसको द्विपदी बहुपद कहेंगे। क्लियर है? हमने कहा था कि प्लस और माइनस से ये जुड़ सकते हैं, उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। फिर कह रहा है त्रिपदी बहुपद, इसके भी नाम में छुपा है, त्रि मतलब 3, यानी ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होगा उसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। जैसे 3x² प्लस में 7x माइनस में 4, देखो इसमें 3 अलग अलग हैं, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। ऐसे यहाँ पे है x² प्लस में 2x माइनस में 3, यहाँ भी 3 अलग अलग हैं और प्लस और माइनस से अलग अलग हैं, इसीलिए इन तीनों को एक साथ क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद यानी कि ट्राइनोमियल।
ठीक है। अब चलो शून्य बहुपद, इसके नाम में ही छुपा है शून्य बहुपद। यानी कि अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोई पद ही नहीं होगा, नहीं, पद तो होगा, लेकिन इसकी एक अलग खासियत होगी। अलग खासियत क्या होगी, जो इसमें गुणांक होगा ना, गुणांक। अब गुणांक किसको कहते हैं, जैसे 2x में जो 2 है ना, वो x का गुणांक है। इस गुणांक का मान शून्य होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उसको ही कहेंगे शून्य बहुपद। यानी कि अब जैसे मान लो 0 गुणे x, इसको क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। अब इसका ओवरऑल मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी शून्य बहुपद में क्या आता है, 0 आ जाता है। तो देखो जैसे 0 इंटू एक्स पे पावर 3 हो गया, ऐसे ही 0x² माइनस में 0x प्लस में 0, इन तीनों को क्या कहेंगे हम, शून्य बहुपद भी कह सकते हैं। और इसका ओवरऑल वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। अब चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसका भी मान 0 होगा। अब 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको शून्य बहुपद कहेंगे। तो बेसिकली ऐसा बहुपद जिसमें गुणांक क्या हो, सिर्फ 0 हो, उसको कहते हैं शून्य बहुपद। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अचर बहुपद, नाम में ही छुपा अचर, यानी बहुपद तो हो लेकिन जो पद होगा ना उसमें सिर्फ अचर राशि होगी। जैसे सिर्फ और सिर्फ 2, क्यों, क्योंकि 2 को हम 2x पे पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट हो, अचर हो, उसको कहते हैं अचर बहुपद। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा बहुपद में सिर्फ क्या हो, अचर हो। जैसे यहाँ सिर्फ 2 दिया गया है, ऐसे यहाँ 3 दिया गया है। अच्छा एक चीज़ और, बहुपद को ना हम p ऑफ x से डिनोट करते हैं। p फिर से पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बहुपद को क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो p ऑफ x, x कहने का मतलब है इसमें जो चर राशि है ना वो x है, इसीलिए p ऑफ x से दिखाया जाता है। ठीक है, ये बहुपद को दिखाने का एक तरीका है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है। अच्छा ऐसा क्यों लिखा गया है, हमने कहा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स पे पावर 10, 0 इंटू एक्स पे पावर 1000। अच्छा इसको भी शून्य बहुपद कहेंगे क्योंकि गुणांक 0 है, इसको भी शून्य बहुपद, गुणांक 0 है, इसको भी शून्य बहुपद, गुणांक 0 है। लेकिन इसका घात 2 है, इसका घात 10 है, इसका घात 1000 है। और सबका मान देखो 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान 0। यानी कि जो शून्य बहुपद होता है इसका घात जो होता है ना उसको हम दिखा नहीं सकते हैं, और जिसको दिखा या व्यक्त नहीं कर सकते उसको कहते हैं अपरिभाषित। इसीलिए लिखा है जो शून्य बहुपद की घात होती है वो अपरिभाषित होती है। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी हो सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार। अब देखो इसका टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अभी ये फिर लिमिटेड ऑफर है तो फ्री में है, तो आप टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, हमने बताया कि जो बहुपद में चर राशि होगी उसकी अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाती है। अब कह रहा है उसी घात के आधार पे बहुपद के प्रकार आपको बताना है। जैसे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, रैखिक यानी एक रेखा में जिसको प्रदर्शित कर सकें। अब ध्यान देना, इसमें क्या करना है, बहुपद की जो अधिकतम घात होगी ना उसको 1 देखना है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, या फिर एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे ये बहुपद देखो 7x माइनस में 3, इसमें x की घात कितना है, 1, इसीलिए जो बहुपद की घात होगी वो कितना होगी, 1 होगी, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक, अगला एग्जाम्पल है 2/3x माइनस में 5/7, इसमें x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो रैखिक बहुपद उसको कहेंगे जिसका अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, या फिर एक घात वाला बहुपद को ही क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, व्यापक रूप, यानी कि जो हमने रैखिक बहुपद देखा है उसको व्यापक रूप में कैसे दिखाएंगे, यानी कि किसी भी अगर रैखिक बहुपद को लिखना होगा तो ये व्यापक रूप उसको लिखने में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ax प्लस b के फॉर्मेट में अगर हम दिखाते हैं जहां x की घात कितनी है, 1 है, क्योंकि x की घात 1 होने की तो पहचान है रैखिक बहुपद का, तो ax प्लस b के फॉर्मेट में रखना पड़ेगा। बट यहाँ हमको ये भी दिखाना पड़ेगा कि जो a है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने दिखा दिया a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन और a और b क्या है, एक रियल नंबर है। क्लियर है, ये पूरा आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात और पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद। कह रहा है कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो जाए, 2 हो जाए, ऐसे बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² माइनस 5 और 5x² प्लस 3x प्लस में 5, यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, यहाँ भी x की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहेंगे।
ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या है, तो व्यापक रूप में आपको रख देना है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ x की अधिकतम घात 2 है इसलिए इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। और ये भी बताना पड़ेगा कि a b c जो हमने यहाँ इस्तेमाल किया है गुणांक के तौर पे, ये रियल नंबर तो है, वास्तविक संख्या तो है, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 हो गया तो फिर ये द्विघात बहुपद ही नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि एक घात वाला हो जाएगा तो वो रैखिक बहुपद में चला जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है बताना कि a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगला है त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ नाम में ही छुपा है त्रिघात, यानी कि यहाँ जो चर की घात है अधिकतम, x की जो अधिकतम घात है वो 3 होना चाहिए, इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। डायरेक्ट एग्जांपल देख लेते हैं। 4x पे पावर 3 प्लस में 7x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5। यहाँ x की अधिकतम घात देखो 3 है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। इसी को दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ 4 पद था, हमें पद से नहीं लेना देना है, हमें सिर्फ घात से लेना देना है। तो यहाँ पे 5x पे पावर 3 माइनस में 7x, यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। ऐसे ही 2x क्यूब प्लस में 5x माइनस में 3, x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसको त्रिघात बहुपद कहेंगे। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, जहाँ a b c d ये सभी क्या होनी चाहिए, रियल नंबर, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। हर केस में क्या था, a का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं बहुपद का मान यानी कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। नाम में ही छुपा है कि अगर हम किसी भी तरीके से x का मान रख देंगे और जब x का मान रखेंगे तो सभी पदों को जब हल करेंगे तो कोई ना कोई मान आएगा, उस मान को ही हम कहते हैं बहुपद का मान। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। यहाँ दिया है x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 4, इसमें x का कोई मान रखो। जैसे x का मान हमने ऋण 2 रखा, तो यहाँ ऋण 1 रखा है, तो ऋण 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में तो माइनस लगा दिया, 3 है तो 3 भी लगा दिया, x की जगह -1 रख दिया, फिर -4 है तो यहाँ -4 लगा दिया। और जब इसको हल करेंगे तो ऋण का स्क्वायर धन हो जाता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ ऋण और यहाँ ऋण और ऋण का गुणा होगा तो धन हो जाएगा, तो धन में 3 हो गया, फिर 4 है तो 4 लगा दिया ऋण के साथ। अब देखो ये धन ऐड हो जाएगा तो 4 हो गया, 4 में से 4 गया 0, यानी टोटल बहुपद का मान कितना हो गया, 0। यानी कि x का वो मान जब हम बहुपद में रखते हैं तो एक बहुपद का एक निश्चित मान प्राप्त होता है, उस मान को ही हम बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ वही चीज़ें लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलो, बहुपद का शून्यक क्या कहलाता है। अब ध्यान दो, इसमें नाम में ही छुपा है शून्यक, यानी x का ऐसा मान, ध्यान दीजिएगा, x का वो मान लो हमने x का मान रखा है a के जगह 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 5, 4, 6, 10 कुछ भी हो सकता है। x का वो मान जिसके लिए पूरा का पूरा बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए, उसको ही कहते हैं बहुपद का शून्यक। ध्यान देना है, पूरा का पूरा बहुपद का मान किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, उस x के मान को कहते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद के चर का वह विशेष मान जिसके लिए बहुपद का मान कितना हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, बहुपद का क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है px, यहाँ कह रहा है x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 3 है। इसी पॉलिनोमियल में हम इसका शून्यक निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, x के जगह 1 रख रहे हैं। तो जब x के जगह 1 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, p(1) हो जाएगा। तो ये देखो p(1) रखा हमने। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 4x, x की जगह 1 रखा तो 4 × 1 प्लस में 3 प्लस में 3, 4 × 1 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 तो है ही धन में 3, अब 3 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, यानी 4 में से 4 गया 0, यानी कि इस पॉलिनोमियल का मान कितना हो गया है, 0 हो गया है। तो पॉलिनोमियल का मान 0 कब हुआ है, जब x का मान हमने 1 रखा है। तो इसलिए x बराबर 1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, इस पॉलिनोमियल का शून्यक कहलाएगा। समझ में आया। तो शून्यक क्या है, बहुपद में x का वो मान जिसके लिए पूरा का पूरा बहुपद का मान 0 हो जाए, उसको कहते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं। कह रहा है रैखिक बहुपद यानी x का घात 1 हो में एक शून्यक होता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ x का एक ही मान आएगा। मतलब सिर्फ एक नहीं आएगा, कोई एक मान आएगा, चाहे 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, x के अलग अलग मान नहीं होंगे, सिर्फ एक ही मान होगा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में शून्यक कितने होते हैं, 1 होते हैं। जो द्विघात बहुपद होते हैं, द्विघात यानी x का घात 2 होना चाहिए, उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं।
ठीक है, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक, यानी कि ये रूल बना लो, जितने बहुपद उतने शून्यक, सॉरी जितने घात का बहुपद उतने घात का शून्यक, ठीक है। यानी अगर x पे घात 2 है तो उसके 2 शून्यक होंगे, 2 अलग अलग शून्यक होंगे। अगर x का घात 3 है यानी 3 घात वाला बहुपद है तो उसके 3 शून्यक होंगे। क्लियर है। कह रहा है शून्य बहुपद का शून्यक प्रत्येक वास्तविक संख्या होती है। अब हमने याद करो शून्य बहुपद क्या बताया था, हमने बताया था कि अगर 0 × x² हो, 0 × x पे पावर 5 हो, इन दोनों को हम शून्य बहुपद कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें गुणांक कितना है, शून्य है। तो इसका देखो घात अलग है, इसका घात अलग है, तो जब घात अलग है तो शून्यक भी तो अलग अलग होंगे, यानी कि कोई भी शून्यक इसका फिक्स नहीं है। यानी हम बस मान के ये चलेंगे कि इसका प्रत्येक शून्यक सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक वास्तविक संख्या मिलेगी। वो कौन सी संख्या है ये क्लियर नहीं है, यानी ये अपरिभाषित है। ठीक है, अब चलो यहाँ हमने लिख दिया है बहुपद की घात बराबर उतने शून्यक, यानी जितनी घात का बहुपद उतने शून्यक। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि जो हम बहुपद मान के चलेंगे उस बहुपद को ज्यामितीय रूप में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कहने का मतलब है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्विघात बहुपद कहने का मतलब है ax² प्लस में bx। ठीक है, इस फॉर्मेट का है। तो आपको पता है x के यहाँ 2 अलग अलग मान होंगे, 2 अलग अलग मान होंगे। अब ये बताओ, ये मान लेते हैं y बराबर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ x का मान रखेंगे तभी तो y का मान मिलेगा। तो जब रखोगे और वो जो बिंदुओं को ट्रेस करोगे तो एक ऐसा कर्व मिलेगा, इस तरह का कर्व मिलेगा। ये कर्व जो है ना x एक्सिस को 2 बिंदु पर काटेगा। यही जो 2 बिंदु हैं वो x के अलग अलग मान हैं, और वही x का मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पूरा का पूरा y का मान कितना है, y ऊपर गया ही नहीं है, तो y का मान तो शून्य है ना, यहाँ भी y का मान शून्य है, और ये y का मान ही तो बहुपद का मान है, यानी पॉलिनोमियल का मान, बहुपद का मान कितना हो रहा है, शून्य हो रहा है x के इस वैल्यू के लिए। इसलिए ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद कहने का मतलब ax² प्लस में bx प्लस में c के फॉर्मेट में, सॉरी ax³ bx² cx प्लस में d है। इसमें ध्यान दो, इसके शून्यक 3 होंगे, क्योंकि घात 3 है इसलिए शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। अब जाहिर सी बात है ये क्या होगा, अगर किसी भी तरीके से इसको हम खींचेंगे तो x पे 3 जगह कट करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जहाँ कट करेगा वहाँ ये देखो ग्राफ ऊपर गया ही नहीं है, यानी कि उस पूरे के पूरे बहुपद का मान यहाँ कितना होगा, शून्य, यानी y का मान शून्य हो रहा है यहाँ पे। यहाँ भी बहुपद का मान शून्य। हम देखो y क्या कह रहे हैं, y इसका मान ले रहे हैं, इसी को तो बहुपद कह रहे हैं। तो y ऊपर गया ही नहीं है, यानी y शून्य होने का मतलब पूरा का पूरा बहुपद शून्य होना, यानी इस x के बिंदु पर बहुपद का मान शून्य हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। और यहाँ 3 शून्यक मिलेंगे, यहाँ मैंने लिखा है। ठीक है, इसको आपको हटा देना है। चलो आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संपद। जैसे आपने बहुपद में शून्यक देखा था, अल्फा और बीटा हम निकालते थे। अगर त्रिघात बहुपद होता था तो गामा लेते थे। गुणांक कौन होता था, तो जो a b c जो गुणांक के रूप में होता था x का, उसको ही क्या कहते थे, गुणांक कहते थे। अब कह रहा है कि इनके बीच में रिलेशन बताओ, जिसके बेसिस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम रैखिक बहुपद के लिए देख लेते हैं। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब आपको पता है कि रैखिक बहुपद को ax प्लस b के फॉर्मेट में लिखते हैं, जहाँ a और b को ही क्या कहते थे, a और b को गुणांक कहते थे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये x का जो गुणांक है ना, a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, तो x में वो बहुपद रहेगा ही नहीं। और x का मैक्सिमम घात 1 होने पर ही क्या कहते थे, उसको रैखिक बहुपद कहते थे। तो यहाँ जो बहुपद है उसका मान दे रखा है ax प्लस b। अब कह रहा है अगर ये एक रैखिक बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे ना, सिर्फ अल्फा होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद में हमने बताया था कि जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। तो इसके पास एक ही शून्यक होगा, वो अल्फा, और अल्फा की वैल्यू होता है -b/a। देखो लिखना कैसे है, हमें क्या करना है, जो अधिकतम घात वाला है ना उसको हमेशा रखना है हर में। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, a को हमेशा हर में रखना है। अब इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद जो टर्म आएगा उसको ऊपर रखेंगे और माइनस के साथ रखेंगे, यानी पहला जो शून्यक होगा उसको माइनस के साथ रखेंगे और बाद वाले को यानी कि b/a। इसी को फॉर्मूला के तौर पे अगर आप याद कर सकते हो तो पहला शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद अपन x का गुणांक। ठीक है, हालांकि ये याद करोगे तो बहुत अच्छा तरीके से याद हो जाएगा। अब चलो अब आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है कि द्विघात बहुपद, इसमें भी शून्यक और गुणांकों के बीच में बताना है। तो सबसे पहले हम द्विघात बहुपद को मान लेते हैं क्या है, तो वो बहुपद है ax² + bx + c के फॉर्मेट में का। ठीक है, अधिकतम घात कितने हैं, अधिकतम घात 2, इसीलिए इसको द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके शून्यक हैं इसके गुणांक है a, b और c जो दिया हुआ है। अब चूंकि द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी 2 होंगे, तो और अल्फा बीटा हमने मान लिया इसका शून्यक होगा। ठीक है, तो हमको दो चीज़ें निकालना है, पहला शून्यकों का योग निकालना है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यकों का योग जो होगा अल्फा प्लस बीटा करेंगे। अब ध्यान देना, हमने बताया था लिखना कैसे है, जो अधिकतम घात होगा उसके गुणांक को रखना है हर में। देखो गुणनफल में, शून्यकों के गुणनफल में भी हमने क्या रखा है, हर में ए ही रखा है, यहाँ भी ए ही रखा है। ठीक, अब हमने कहा था कि जब इसके पहला शून्यक निकालेंगे तो बाद वाले पद को रखेंगे लेकिन माइनस के साथ। तो देखो -b/a रख दिया है। ठीक है, अब ये दोनों तो इस्तेमाल हो गया, तो गुणनफल में क्या करेंगे, तो इसके आगे वाला लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे c/a। अब ध्यान देना, पहले जो हमने लिखा था तो -b लगाया था, बाद वाले लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे, यानी माइनस प्लस अल्टरनेटिव चिन्ह के साथ होता है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a और अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a। ठीक है, इसी को फार्मूला के तौर पे याद करना चाहते हो तो माइनस में x का गुणांक बटे x² का गुणांक, और यहाँ हो सकता है अचर पद अपान में x² का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया द्विघात बहुपद में शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध। अब आते हैं त्रिघात बहुपद के लिए। अच्छा, एक चीज़ और है, कभी कभार ऐसे भी पूछ देता है कि अगर हमारे पास द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं अल्फा और बीटा, तो इस अल्फा और बीटा के आधार पे वापस से द्विघात बहुपद को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो देखो उसके लिए फार्मूला होता है, यहाँ k से बाहर गुणा कर देना। k क्या है, k कोई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है। ठीक है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। ध्यान देना है, माइनस में हमने लगाया, पहले माइनस लगाएंगे बाद में प्लस लगाएंगे, पहले शून्यकों का योग फिर शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, k क्या है, अचर पद, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, यह क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है त्रिघात बहुपद, तो सबसे पहले हमको बहुपद मानना पड़ेगा। हमने मान लिया ax³ + bx² + cx + d। ये देखो ये व्यापक रूप है, जो हमने व्यापक रूप इसके पहले पढ़ा है। अब a b c कह रहा है कि ये एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, इसमें d भी आया हुआ है, इसलिए d को भी हमने ले लिया है, लेकिन कभी भी इसमें जो x³ का गुणांक है यानी a, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए मैंने पहले बता रखा है। अब चूंकि त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके 3 शून्यक होंगे, तो अल्फा बीटा और गामा मान लिया। अब निकालना क्या होता है, तो पहले क्या करो, तीनों को ऐड कर दो, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना होता है। फिर क्या करना होता है, दो के पेयर में लेके ऐड करना है। तो दो के पेयर में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तीसरा स्टेप होता है 3 का पेयर ले लो, यानी अल्फा बीटा और गामा ले लेना। ये समझ में आ गया। अब हमने क्या कहा है कि जो सबसे बड़ा घात होगा उसके गुणांक को हर में रखना है। देखो तीनों जगह हमने हर में ए रखा है। ठीक, फिर पहले लेंगे -b, तो हमने ले लिया -b, फिर लेंगे +c, तो देखो यहाँ हो गया +c, फिर लेंगे -d, तो यहाँ ले लिया -d। ये याद करने का तरीका है, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो देखो माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ये याद करने का तरीका है। आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, ये तीनों याद कर सकते हो, -b/a, c/a और -d/a। ठीक है, मन करे तो आप इसको भी याद कर लेना। इसका PDF मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हो। चलो, अब कह रहा है कि अगर 3 हमारे पास शून्यक है किसी भी त्रिघात बहुपद का, तो वापस से अगर त्रिघात बहुपद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए भी सेम फार्मूला, जो हमने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा जो गामा लिया था, इसी को फार्मूला बना के रखेंगे। करना क्या है, x³ माइनस में पहले ये सम का x² के साथ, फिर प्लस में रखना। ध्यान देना, पहले माइनस लिया है फिर प्लस लिया है और यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे माइनस होगा। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के साथ x, फिर माइनस में अल्फा बीटा गामा। k क्या है, k कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो या फिर क्वेश्चन में देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है चैप्टर नंबर 3, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने बहुपद देखा है, अब यहाँ पे हमको समीकरण देखना है। तो ध्यान देना समीकरण क्या होता है। देखो जैसे बहुपद था ax + b, अगर इस बहुपद का मान अगर किसी भी मान के बराबर हो गया, जनरली क्या होता है 0 के बराबर ही रखते हैं, यानी ax + b का वैल्यू अगर 0 हो गया या फिर -2 -3 भी हो सकता है, तो वो जो बहुपद होता है, अब बहुपद ना रह के क्या बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। यानी बहुपद को जब किसी मान के बराबर हम रख देते हैं तो वो बहुपद जो होता है वो समीकरण बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ना है 2 चर वाले। अभी इसके पहले जो हम बहुपद पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक ही चर में था, x में। अब यहाँ 2 चर होंगे, यानी x और y 2 हो सकता है। तो 2 चर वाले और रैखिक बहुपद, रैखिक समीकरण। रैखिक का क्या मतलब है कि जो चर होगा उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो ये
पाठ का नाम समझ में आया। युग्म, युग्म यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक समीकरण की बात नहीं होगी, उसके साथ एक दूसरा समीकरण भी होगा, यानी कि दो समीकरण को लेके इस चैप्टर में चलना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि अगर मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इस रूप के समीकरण को हम कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो दो चर x और y है, रैखिक इसलिए इसका अधिकतम घात कितना है 1 है, इसीलिए इसको कहते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण। और देखो बराबर 0 है ना, इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे 2x प्लस 3y बराबर 5। अच्छा, इसको थोड़ा सा चेंज करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, -5 बराबर 0, इसी रूप का हो गया। फिर अगला समीकरण है x माइनस 7y बराबर 8। अब इसको क्या कर सकते हैं, 8 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस में 7y माइनस में 8 बराबर 0। ये भी क्या हो गया, समीकरण के रूप का ही है ना, तो इसलिए चाहे ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो एक ही बात है, दोनों बस हमें क्या होना चाहिए, हमें बराबर की वैल्यू मिलना चाहिए, इसलिए बहुपद को क्या करेंगे, समीकरण बदल देंगे। और यहाँ x y दो अलग अलग चर हैं, इसलिए दो चर वाला रैखिक समीकरण है, घात एक है इसलिए इसको रैखिक समीकरण हमने कहा। चलो आगे कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कौन से ऐसे दो रैखिक समीकरण होंगे कि उनको रैखिक समीकरण युग्म कब कहेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो मान लो हमारे पास दो समीकरण है, यहाँ पे एक और यहाँ पे, देखो ये दोनों रैखिक समीकरण तो हैं, लेकिन रैखिक समीकरण युग्म तब कहे जाएंगे जब यहाँ मान लो x का कोई हमने एक मान लिया और एक y का मान लिया, अब वो इस समीकरण को भी वेरीफाई करे, सेटिस्फाइड करे, संतुष्ट करे, और इस समीकरण को भी संतुष्ट करे, यानी कि x का वही मान इसमें भी रखेंगे तो समीकरण बराबर हो जाएगा, और x का मान इसमें भी रखेंगे अगर समीकरण बराबर हो गया, तो ऐसे समीकरण को कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि ये दोनों क्या हो गए, अब पेयर में हमने ले लिया, क्योंकि दोनों एक ही मान के लिए क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। अब जैसे मान लो यहाँ x का मान 6 रखा, y का मान 4 रखा, तो जोड़ो, देखो 6 4 10 आ गया। अच्छा, उसी x को यहाँ रखो और उसी y को यहाँ रखो, तो 6 में से 4 गया, कितना बचा, 2 बचा। तो ये दोनों समीकरण क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं, इसीलिए ऐसे दोनों समीकरण को क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। समझ में आ गया, उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो भैया वहाँ भी a x और b c हमने ऐसे लिया था ना, यहाँ भी ले लेंगे। यहाँ कहेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, पहले समीकरण के लिए सबके लिए 1 1 यूज़ करेंगे। फिर दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों समीकरण हैं, इसी दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कहते हैं। यहाँ दिखाना पड़ेगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2, ये सभी क्या है, ये एक रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं, और कभी भी a1 b1 और a2 b2 का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रैखिक समीकरण को रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होगा, यानी कि अगर तो हम रैखिक समीकरण ले रहे हैं तो उसका हल हम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना, जैसे मान लो हमने एक रैखिक समीकरण ये लिया, ठीक है, अब इसका हम हल निकालना चाहते हैं। हल का मतलब होता है x और y का ऐसा मान जो समीकरण में रखें और उस समीकरण में जो राइट हैंड साइड यानी कि जो बायां पक्ष और दायां पक्ष है वो दोनों आपस में बराबर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो x का मान क्या कर रहा है, उस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, तो x और y के उस मान को हम समीकरण का हल कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे x 2x प्लस 3y बराबर 5 दिया हुआ है, तो यहाँ x का मान हम 1 रखना चाहते हैं और y का मान 1 रखना चाहते हैं, तो रखते हैं। तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 करने 2 बन जाएगा, देखो यहाँ रखा गया है। फिर 3 में भी 1 का गुणा करेंगे क्योंकि y का मान 1 है, तो 3 1 करने 3 हो जाएगा। अब देखो ये 2 ये 3 दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो गया, 5 के बराबर हो गया। तो ये क्या कर रहा है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष कर रहा है, तो दोनों बराबर हो गया ना। इसीलिए x और y के इस मान को दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या कहते हैं, हल कहते हैं। चलो आगे समझ में। आगे है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। अच्छा, अब यहाँ अभी हमने यहाँ क्या पढ़ा था, हाँ ठीक है, ये सिंपली क्या किया, हमने सिर्फ हल निकाला था। अब यहाँ हल निकालने की अलग अलग विधियाँ हैं। पहला जो है वो है आलेख विधि, जिसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। यानी कि अगर दो हमारे पास रैखिक समीकरण हैं तो अगर उसका हम आलेख खींचते हैं, मतलब कि ग्राफ में अगर उसको प्रदर्शित करते हैं, तो उसके आधार पर हम हल कैसे निकालेंगे। तो देखो जैसे मान लो हमारे पास ये है रैखिक समीकरण युग्म, ये पहला रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c बराबर 0। यहाँ पर जैसे मान लो ये 2x प्लस में 3y प्लस में 5 बराबर 0, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों समीकरण हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इसके हल निकालो ग्राफ विधि से। तो मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है।
अब इसको हमने ग्राफ पर ऐसे खींच दिया तो ये लाइन 1 हमको ऐसे मिल गया, ये लाइन 2 मिल गया हमको ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं कट करेगा ना, जिस पॉइंट पर कट करेगा। अब देखो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे उतना ही तो चले होंगे, इसको मैच करेंगे तो ये वाला वाई वाला हो जाएगा और ये वाला x वाला हो जाएगा। तो यहाँ x और y का क्या मिलेगा, एक निर्देशांक मिलेगा। उसी x y के निर्देशांक को इस दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का क्या कहेंगे, हल कहेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि भाई ये कट करेगा तो ऊपर जितना चल के ही तो कट किया होगा और x पे भी तो चल के कट किया होगा, तो ये y का मान देगा और ये x का मान देगा। इन्हीं दोनों मानों को क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण का हल कहते हैं। लेकिन कौन सी विधि का यूज़ करके, ग्राफिकल मेथड यानी कि आलेख विधि का इस्तेमाल करके। ठीक है, और ध्यान देना जब रैखिक समीकरण किसी एक पॉइंट पे टच करते हैं ना तो उसको कहते हैं अद्वितीय हल। तो यहाँ देखो लिखा गया है, यदि L1 और L2 किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तब इसका एक अद्वितीय हल होता है। क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। अच्छा, इसको मैंने एक ग्राफ बनाया था, उसको देख लेते हैं। देखो अगर कोई अद्वितीय हल होता है तो सिर्फ हम इक्वेशन देख के कैसे बताएंगे। मान लो जैसे हमने समीकरण रख दिया ना, ये मान लो हमने समीकरण रखा है, इसको देख के हम कैसे बताएंगे कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो उसके लिए एक तरीका है कि जो A1 और A2 गुणांक थे, अगर उन दोनों का अनुपात ले लें और B1 और B2 के अनुपात के अगर ये बराबर नहीं हो रहा है, ध्यान देना है बराबर नहीं हो रहा है, अगर ऐसा केस बनता है तो हम कहेंगे कि जो समीकरण हमारे पास है उसके पास एक अद्वितीय हल होगा, यानी कम से कम वो एक पॉइंट पे टच करेगा एक दूसरे को। ठीक है, इसी को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं भी कहते हैं। आया समझ में? चलो अब केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। केस 2 कह रहा है कि अगर मान लो लाइन 1 यानी कि जो A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 बराबर 0 जो है और L2 x2 ये दोनों संपाती हो जाते हैं। मतलब कि जो पहली रेखा है उसको अगर हमने खींचा और दूसरी रेखा खींच रहे हैं तो उसी लाइन के ऊपर ऐसे अगर आ रही है, इसको ही कहते हैं संपाती। तो जाहिर सी बात है पहली रेखा का हर एक बिंदु दूसरी रेखा के हर एक बिंदु को टच कर रहा है। और ये बताओ कोई रेखा होती है वो अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि ऐसे केस में इन दोनों रेखाओं के अनंत हल होंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक बिंदु एक्स वाई का मान देगा, हर एक बिंदु एक्स वाई का मान देगा, तो अनंत बिंदु है तो अनंत हल होगा। ठीक है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर संपाती होते हैं तो उसके क्या हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। देखो ये डायरेक्ट ऑप्शनल में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको यहाँ देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर अनेक हल हैं, अनेक कहने का मतलब है अनंत हल भी हो सकते हैं, अनंत हल। अगर अनेक हल हैं तो दोनों रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। अब देखो सीधे समीकरण देख के हम कैसे बताएंगे संपाती होगा। तो अगर A1 अपान में A2 बराबर हो रहा है B1 अपान में B2 बराबर हो रहा है C1 अपान में C2, अगर ये केस बन रहा है तो बिना रेखा खींचे हम बता सकते हैं कि वो समीकरण के क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अब तीसरा बिंदु पकड़ लेते हैं। तीसरा केस कह रहा है कि अगर L1 और L2 एक दूसरे के समानांतर हो जाएं, जैसे मान लो हमने एक L1 खींचा और एक L2 खींचा, अभी दोनों समानांतर हो जाएं। समानांतर रेखा किसको कहते हैं, जो बीच की दूरी क्या होती है, सदैव बराबर होती है। जैसे रेल की दो पटरियाँ, उनके बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, तो उनको कहते हैं समानांतर रेखा। अगर ऐसा केस बनता है तो क्या ये बताओ ये रेखा एक दूसरे को कहीं टच करेंगे, नहीं टच करेंगे। यानी जब टच ही नहीं करेगा तो इसका जो x और y का मान होगा, इसके x y के मान में वो कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका x y का हर एक बिंदु पर मान अलग होगा, इसका मान अलग होगा, यानी यहाँ कोई हल ही नहीं मिलेगा। तो समानांतर के केस में अगर दो रेखाएं खींचने पर अगर समानांतर होती हैं तो ऐसे केस में जो रैखिक समीकरण होता है उसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो अब इसको इक्वेशन को देख के कैसे डायरेक्ट बताओगे। तो जब कोई हल नहीं मिलता है तो रेखाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो पहले केस में A1 अपान A2 बराबर होता है B1 अपान B2 के, लेकिन वो C1 अपान C2 के बराबर नहीं होता है। यानी कि अगर A1 अपान A2 A1 अपान A2 B1 अपान B2 के बराबर हो लेकिन C1 अपान C2 के बराबर नहीं होता तो उस केस में समानांतर रेखाएं मिलती हैं। ठीक है, एक बार फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सिर्फ रेखा में अगर हम गुणांक देख लें तो गुणांक के आधार पर हम कैसे समीकरण के हलों की संख्या निकालेंगे। तो अगर A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2 होता है तो इस केस में रेखा का अद्वितीय हल होगा, यानी वो किसी एक पॉइंट पर टच करेगा। ठीक है, अगर A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2 मिलता है तो रेखाएं संपाती होंगी, यानी एक ही रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी तो उसके अनेक हल होंगे। फिर कह रहा है कि A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, पहले केस में इक्वल हो जाए, बाद वाला इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी कि वो कहीं टच ही नहीं करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्लियर है?
चलो, इसकी अन्य भी विधियां हैं जो आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, जैसे बीजगणितीय विधि है, तुलनात्मक विधि है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनफल विधि और अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, इसका अगर हल होगा तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख लेना या फिर बुक से भी पढ़ लेना, क्योंकि इस वीडियो में अगर डाला जाएगा तो ये वीडियो करीब 4-5 घंटे का हो जाएगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको 1 से 2 घंटे में ख़त्म करने का। चलो, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, ये भी चैप्टर पिछले वाले चैप्टर से ही रिलेटेड है। हमने द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा था, ax² प्लस में bx प्लस में c, यह था द्विघात बहुपद। जब इसी को हम 0 के बराबर कर देते हैं तो ये जो बहुपद है वो किस में बदल जाता है? समीकरण में बदल जाता है। ठीक है, बहुपद किस में बदल गया? समीकरण में। अच्छा, कभी कभी ये 2x² प्लस में 3x बराबर 5 मिलेगा। तुम कहोगे सर ये 5 तो 0 के बराबर नहीं है, तो 5 को इधर लेते आओ ना। 2x² प्लस में 3x माइनस में 5 बराबर 0, अब तो 0 के बराबर हो गया। इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। क्यों द्विघात कहेंगे? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। x की अधिकतम घात कितनी है? 2। अगर ये घात 3 होता तो त्रिघात बहुपद होता। ठीक है, फिलहाल हमको द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो इसका व्यापक रूप होगा वो होगा ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। अगर इस रूप का समीकरण है तो इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। याद रखिएगा, कभी भी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो एक घात वाला समीकरण होगा जिसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, जो पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। क्लियर है? इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? 2x² प्लस में 3x माइनस 5 बराबर 0 और x² माइनस में 6 बराबर 0। ये हो गया हमारा व्यापक रूप या फिर उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि x का अधिकतम घात 2 है, x का अधिकतम घात 2 है, इसको कहेंगे द्विघात समीकरण। क्लियर है? अब देखो, जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं उनको ही द्विघात समीकरण का हल कहते हैं। मूल कहने का मतलब है x और y का मान। क्लियर है? अब देखो इसको क्या कहते हैं। कह रहा है कि x के वे वास्तविक मान। अब एक चीज़ बताओ, ये जो द्विघात समीकरण है वो एक ही चर में है ना, यानी कि यहाँ x और y का मान नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ x का मान होगा, क्योंकि चर ही एक है। अगर चर अलग अलग होता तो x और y दोनों आता। कह रहा है कि x के वे वास्तविक मान जिसके लिए ये समीकरण क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। अगर ऐसा आया तो x के इस मान को दिए गए समीकरण का क्या कहेंगे? मूल कहेंगे या फिर हल कहेंगे। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल ही बहुपद के शून्यक होते हैं, यानी वहाँ जो हमने अल्फा और बीटा का मान देखा था ना, वही क्या कहलाता है? इस द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है, क्योंकि वहाँ भी क्या होता था? अगर बहुपद का मान 0 के बराबर होता था तो उस x के मान को बहुपद का शून्यक कहते थे। और यहाँ कह रहा है कि समीकरण का मान ही क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए। तो ऐसे केस में भी क्या हो रहा है? वहाँ भी 0 हो रहा था, यहाँ भी 0 हो रहा है, यानी जो बहुपद का शून्यक होता था वो द्विघात समीकरण का क्या कहला रहा है? मूल कहला रहा है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, अच्छा एक चीज़ और, हमने बताया था जितने घात का बहुपद होता है उतने घात के शून्यक होते हैं, और शून्यक ही क्या है? मूल है। तो द्विघात अगर बहुपद होगा तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, तो वही तो द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण में बदल रहा है, तो इसके मूल भी कितने होंगे? 2 होंगे। तो वही कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं, ठीक है, अगर ये हैं तो इसको इधर जरा लाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फ़ा, और बीटा को जब इधर लाओगे तो ये होगा x माइनस बीटा। तो ये जो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा हो रहा है ना, ये दोनों क्या कहलाएंगे? द्विघात समीकरण के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है? अगर इन दोनों को आपस में गुणा के रूप में बदल दिया जाए और इसको हल करेंगे ना, तो ये वापस से हमको समीकरण मिल जाएगा। यानी कि जो ax² प्लस bx प्लस जो c है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा गुणे x माइनस बीटा। ठीक है, इसी को तो गुणन, हमने क्या किया? इसको गुणन के रूप में खंडित कर दिया, इसको गुणनखंड कहते हैं। यानी कि जो मूल होते हैं ना, मूल को हम गुणनखंड के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट वेरिफिकेशन करने के लिए आता है कि अल्फ़ा इसके मूल निकालो और मूल के आधार पे हमारे द्विघात बहुपद को संतुष्ट करो, तो डायरेक्ट ये आएगा। ये खैर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्योरी की क्लासेस हैं, इसमें हम क्वेश्चन को नहीं समझा सकते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, द्विघात सूत्र, और जो हम वीडियो की सीरीज़ लाने वाले हैं, जैसे हमने चैप्टर वाइज कोशिश किया है कि एग्ज़ाम से आपके पहले हर चैप्टर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज़ बना के आपको दें, वहाँ से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ध्यान दो। इसको जानने से पहले हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा विविक्तकर क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जैसे मान लो हमारे पास द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इसमें
हम b को ले लें, a को ले लें और c को ले लें और b स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में लिख दें, तो इस b स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम कहते हैं विविक्तकर। किसका? हमारे द्विघात समीकरण का। और इस विविक्तकर को हम d से दिखाते हैं, यानी कि कैपिटल D बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। इस रिलेशन को ही क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं कैपिटल D से प्रदर्शित करने को कहेगा, कहीं कहीं डेल्टा से। तो ध्यान दीजिएगा, D का मतलब विविक्तकर किसके लिए? द्विघात समीकरण के लिए। इसका मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। याद कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि D बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्तकर। इतना याद कर लो ना कि एग्जाम में आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान दो, मूलों की प्रकृति। हमने देखा कि अल्फा और बीटा दो मूल होंगे द्विघात समीकरण के। क्यों? क्योंकि बहुपद के दो शून्यक होते हैं और शून्यक ही क्या होते हैं? द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो उनके मूलों की प्रकृति कैसा होगा? प्रकृति कहने का मतलब है रियल नंबर, वास्तविक संख्या होगा या काल्पनिक संख्या होगा या अलग अलग मूल होंगे। इसको हम कैसे बताएंगे? विविक्तकर के आधार पे। अगर ध्यान दो, अगर इसका मान b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको ही क्या कहते हैं? कैपिटल D कहते हैं। अगर d का मान 0 से बड़ा हो रहा है, यानी कि अगर हम समीकरण में b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा कंपेयर करेंगे तो b, a और c का मान दिखेगा ना, इसमें अगर रखते हैं और इसका मान किसी भी तरीके से 0 से बड़ा हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, तो जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक कहने का मतलब धनात्मक होगा ना, नंबर लाइन पे उसको दिखा सकते हैं, वास्तविक मूल होंगे। लेकिन अगर विविक्तकर यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर हो गया, अभी क्या हो रहा था? बड़ा हो रहा था। अभी किसी तरीके से इसका मान 0 के बराबर हो गया, तो मूल जो होते हैं वो बराबर भी होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, क्या होगा? मूल बराबर और वास्तविक होंगे। किसके लिए? 20 स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर हो गया, यानी विविक्तकर का मान किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया, तो मूल जो होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जो मूल का मान होगा ना, उसका मान हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, यानी जो x का मान होगा वो माइनस b/2a के बराबर होगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट पूछता है कोई द्विघात समीकरण है, इसके मूल बराबर और वास्तविक हैं, तो कहेगा मूल का मान बताओ, तो x का मान निकाल सकते हैं डायरेक्ट माइनस b/2a के रूप में, माइनस b/2a के रूप में। अब अगर उसी विविक्तकर का मान अगर 0 से छोटा हो जाए, यानी कि ऋणात्मक संख्या हो जाए, तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी कि सभी के सभी मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। सभी के सभी मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। अब देखो, जो मूल का मान है ना, अगर द्विघात समीकरण हमको दिया है, डायरेक्ट कह दे, जैसे मान लो 2x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5 बराबर 0, कह रहा है इसका मूल बता दो, यानी x का मान बताओ। तो x का मान हम इस श्रीधराचार्य के नियम के अनुसार लगा सकते हैं। और श्रीधराचार्य का नियम क्या कहता है? x बराबर कहता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac/2a। अब ध्यान देना, यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया गया है? एक बार इसको प्लस के रूप में लिखेंगे, यानी कि माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac/2a, और एक बार माइनस में लिखेंगे, यानी माइनस b माइनस में अंडर रूट d लगा देते हैं /2a, क्योंकि d ही तो अंदर वाले को कहते हैं। तो देखो, इसको प्लस में रखेंगे तो एक अलग मान आएगा, माइनस में रखेंगे तो एक अलग मान आएगा। और आपको पता है ना कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, तो ये पहला मूल हो जाएगा और ये दूसरा मूल हो जाएगा। ठीक है, तो श्रीधराचार्य का नियम याद रखिएगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। एक बार प्लस रख के अलग मान निकालेंगे, एक बार माइनस रख के अलग मान निकालेंगे। अब ध्यान दो, इस विविक्तकर के आधार पे कैसे बताएंगे कि मूल की, जो हमारा मूल है उसकी प्रकृति कैसी हो रही है। अगर 0 से बड़ा होगा तो रियल होगा और अनइक्वल होगा, यानी अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। रियल होगा और भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, और रूट का मान कैसे निकालेंगे? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d को ही क्या कहते थे? b स्क्वायर माइनस 4ac में क्या होगा? 2a। अच्छा, मूल अगर विविक्तकर 0 के बराबर होता था तो वास्तविक संख्या होता था और इक्वल यानी बराबर होता था। ठीक है, और हर रूट का मान यानी हर मूल का मान माइनस b/2a से निकाल सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये 0 हो गया ना, और जब ये 0 हो गया तो ये पूरा खत्म, तो बचा क्या? माइनस b/2a ही तो बचा, यहीं से ही आया है। ठीक है, अगर इसका d का मान यानी विविक्तकर का मान ऋणात्मक हो जाए, यानी 0 से कम हो जाए, तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो जो वास्तविक नहीं होता उसको क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं, यानी रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वो। ठीक है, और इसके मूल का मान निकाला ही नहीं जा सकता, आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिलते हैं आपसे अगले सीरीज़ में, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 से लेके कंप्लीट वीडियो को कवर करेंगे।